ठीक है. And once we account for the entire loss, then what we'll do, we'll put that in the parent company, in the share of the parent company. तो हम लोग जैसे नेट असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी निकालते हैं, करेक्ट, इन नेट असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी आल्सो व्हाट वी आर डूइंग, we are calculating what are the losses, what is the depreciation amount, what is the impairment loss amount, correct, all we are thinking from subsidiaries point of view. So Okay. receivable payable का जो part है उसमें you told that we'll think from the parent company's हाँ, point. क्योंकि रिसीवेबल पे पार्ट इज इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली कंसल्टेड एसओएफपी में हम लोग को एडजस्ट करना है ना. देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस, पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, and after calculating subsidiaries profit and loss, what will you do, you will show the share of losses and share of profits post acquisition profit or loss. Yeah. है ना, करेक्ट. सो हम लोग का फर्स्ट मोटिव क्या है, कैलकुलेट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द हैंड्स ऑफ सब्सिडरी. ओके, तो ये एडजस्टमेंट की वजह से सब्सिडरी को प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, लॉस आएगा, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं ना, हम लोग वो लॉस निकाल रहे हैं. ठीक है. अभी रिसीवेबल एंड पेएबल इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, इट इज अ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन. ठीक है, और वो हम लोग को सिर्फ एसओएफपी में रिकॉर्ड करना है. तो एसओएफपी में रिकॉर्ड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. So अगर इंटरनल पूरा कैलकुलेशन है तो सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर, जो भी प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगा, जो भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगा, वो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्सिडरी. देखो पेरेंट का प्रॉफिट तो वैसे भी पूरा दिखेगा ना, any profit or loss of parent will completely appear in the SOFP. So हम लोग को असाइन क्या करना है, हम लोग को सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस हम लोग को यहाँ पे देखना है. ठीक है. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज एज पर रीवैल्यूएशन, जो असेट का ओरिजिनल कॉस्ट 12,000 था, वी हैव पेड 15,000 फॉर दैट. सेटागो द सब्सिडरी कंपनी हैज पेड 15,000 फॉर दैट. सो the total loss is 3,000, total loss recorded is 3,000. Okay, but as per AS, as per our accounting standards, okay, हम लोग क्या करना है, हम लोग को पोस्ट डेप्रिसिएशन जो अमाउंट्स है उसमें कंपेयर करना था. So depreciation, what they have said asset had a remaining useful life of 3 years at the date of transfer. Okay, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो. So 15,000 में से 3 साल का डेप्रिसिएशन दे, so 15,000 का 1/3 गया, तो बचा 10,000. सिमिलरली 12,000 में से 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, तो 12,000 में से 1/3 गया, 12,000 में से 4,000 गया, तो बचा 8,000. सो एक्चुअल लॉस जो दिखना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन ओनली 2,000. करेक्ट. सो लॉस रिकॉर्डेड इज 3,000 बट लॉस दैट शुड हैव बीन शोन इज 2,000. ओके, सो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में लॉस दिखना चाहिए 2,000 का, हम लोग ने कितना शो किया, हम लोग ने शो किया है 3,000 का. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 का हम लोग को उसका रिवर्सल एंट्री करना पड़ेगा. विल हैव टू डू अ रिवर्सल एंट्री फॉर दैट. ठीक है. ओके, एनी डाउट इन हियर? तो हम लोग ने उसके इफेक्ट्स दिए, हाउ टू अकाउंट फॉर दैट, हाउ टू अकाउंट फॉर दैट वी हैव सीन. ठीक है. सो 3,000 का लॉस ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया था, लेस फ्रॉम ग्रुप अर्निंग्स किया था. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो का रिवर्सल करेंगे. ये रिवर्सल हम लोग को पूरा सब्सिडरी की कंपनी के पॉइंट ऑफ रिवर्स होना चाहिए, तो सब्सिडरी के पैट में ऐड किया. इज इट क्लियर नाउ? यस. हाँ. सो हम लोग को क्या करना है, वी आर थिंकिंग फ्रॉम सब्सिडरीज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को 1,000 के 2 इफेक्ट देने एंड 2,000 के 2 इफेक्ट देने. सर बट 3,000 तो सब्सिडरी. हाँ, बोलो 3,000 तो सब्सिडरी का लॉस है ना. हाँ, तो 3,000 का ये जो लॉस है, 3,000 का लॉस है, हम लोग को एक्चुअल लॉस कितना दिखाना है, एक्चुअल लॉस तो हम लोग को 2,000 का निकालना है. नेट एसेट्स 3,000 किधर नेट एसेट में जा रहा है, पर वो तो सब्सिडरी का लॉस है. अरे एक मिनट, ये देखो हम लोग ने क्या किया था, सब्सिडरी का गलती देखो क्या हो गया. सब्सिडरी ने क्या किया, 3,000 का लॉस ऑलरेडी ले लिया है. ठीक है, बट जब मैं कंसोलिडेशन बनाऊंगा, व्हेन आई विल प्रिपेयर कंसोलिडेशन, मेरे को कंसोलिडेटेड एसओएफपी में, मतलब कंसोलिडेटेड पी एंड एल एंड कंसोलिडेटेड एसओएफपी में मेरे को क्या दिखाना है, 2,000 का दिखाना है.
एक्चुअल लॉस इज 2000, तो वो 2000 का एक इफेक्ट दिखाना है मेरे को, बराबर, एंड 1000 का रिवर्सल इफेक्ट दिखाना है मेरे को। ये 3000 तो ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड कर दिया है, 3000 इज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, करेक्ट। तो कंसोलिडेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन में हम लोग 1000 का रिवर्सल करेंगे एंड 2000 का एक्चुअल एडजस्टमेंट करेंगे। So 3000 is the loss that has been already recorded. It has already been deducted from group earnings. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, सब्सिडरी ने बोला कि टोटल लॉस वाज 3000, तो वो 3000 का ग्रुप अर्निंग्स में से लेस हुआ। एंड देन व्हेन वी विल प्रिपेयर P&L ऑफ कंसोलिडेशन, सॉरी कंसोलिडेटेड P&L ऑफ द कंपनी, दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 3000 को नलिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट विल बी शेयर्ड बिटवीन सब्सिडरी एंड योर पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो हम लोग को ये सिर्फ 3000 का लॉस सिर्फ ग्रुप अर्निंग में एक बार दिखाना है, ओके, एंड देन उसमें से 1000 का रिवर्सल मारना है, 2 इफेक्ट, एंड 2000 का एक्चुअल एडजस्टमेंट करना है, 2 इफेक्ट। ये समझा क्या, पहले वो देखो, देन आई विल एक्सप्लेन द इफेक्ट्स। ठीक है, तो 3000 का लॉस जो हम लोग ने किया उसको हम लोग को देना है अभी सब्सिडरी के बुक्स में, अभी ये कंसोलिडेशन के इफेक्ट्स होंगे, these two will be consolidation के इफेक्ट्स, करेक्ट ना। तो कंसोलिडेशन में हम लोग को ये लॉस किसका था, सब्सिडरी कंपनी का था, तो हम लोग को रिवर्सल भी सब्सिडरी के बुक्स में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडरी के बुक्स में दोनों इफेक्ट देंगे, तो एक तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में से दिखेगा एंड एक तुम्हारा सब्सिडरी के नेट एसेट में दिखेगा। नेट एसेट में क्यों दिखेगा, क्योंकि वो असेट रिलेटेड लॉस था, करेक्ट, असेट का रिवर्सल कर रहे हैं हम लोग। जैसे डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, वैसे हम लोग ये रिवर्सल को ऐड करेंगे। सो इट विल बी एडेड इन पैट ऑफ सब्सिडरी एंड इट विल बी एडेड इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, एंड ये दूसरा क्या है, सेकंड इज द एक्चुअल 2000। ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, वो भी सब्सिडरी के बुक्स में से ही लेस करेंगे। सो सब्सिडरी के बुक्स में से 2000 का ये एक्चुअल लॉस था, एक्चुअल लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट, ओके, एंड लॉस है तो हम लोग P&L में उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालेंगे, ओके। तो अभी तुम बोलोगे ये 3000 का वापस क्यों लेस फ्रॉम ग्रुप अर्निंग्स किया, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा था, दैट इज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो हम लोग इसका सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जब पेरेंट कंपनी को शेयर करेंगे, व्हेन आवर फाइनल सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट नलिफाई होगा 3000 का लॉस। सो वी नीड टू अकाउंट ओनली फॉर दिस 1000 रिवर्सल एंड 2000। ये समझ में आया क्या, देखो अभी, यस और नो? यस। ओके, ठीक, हाँ, so you guys completed P&L and consolidated SOFP, then टैली हो रहा है क्या सब लोगों का? Yes, sir. ठीक है, कितने लोगों ने किया रे? How many of you have done? I have only got 3 to 4 people who have sent me the Excel sheet. बाकी लोगों का क्या? ठीक है, चलो। See guys, you need to be doing a lot of practice for consolidation। तुम्हारे कॉलेज ने कंसोलिडेशन और तुम्हारा रेशियो एनालिसिस के लिए 30 आवर्स दिया है। क्यों दिया है 30 आवर्स? क्योंकि कंसोलिडेशन इमीडिएटली सीखने को नहीं होगा तुम लोगों को, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन ऐसा टॉपिक है जो तुम लोगों को F7 में तो आने ही वाला है, बट इट विल बी अ 50 मार्क्स क्वेश्चन इन योर SBR। ठीक है, तो तुम लोगों को कंसोलिडेशन का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने का नीड है। लोग आर्टिकलशिप में कंसोलिडेशन सीखते हैं, तुम लोगों को आर्टिकलशिप नहीं आता है SBR वगैरह के पहले, ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सो मच टाइम इन कंसोलिडेशन। तो तुम लोग को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। ये तो मैंने क्लास में इतने प्रॉब्लम्स लिए, जितने मैंने क्लास में सॉल्व किए प्रॉब्लम्स, उतने ही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स यू शुड सॉल्व फ्रॉम द एग्जाम किट। तो तुम लोगों को जाके क्या होगा, तुम लोगों को वो कंफ्यूजन क्लियर होना चालू हो जाएगा, एंड एवरी कंसोलिडेशन प्रॉब्लम विल हैव सम और द अदर डिफरेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कल कि तुम लोगों ने एटलीस्ट ट्राई करके मेरे को बैलेंस शीट सबमिट करना चाहिए था।
Okay, only 7-8 people are this thing, they are focused. बाकी सब लोगों को क्या प्रॉब्लम है रे? क्यों नहीं करते हो तुम लोग? बताए हुआ तुम लोगों को ये सिंपल लगता है क्या कंसोलिडेशन? बहुत लकीली कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम नहीं आया तो ठीक है, पर कंसोलिडेशन का 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आया, ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कंसोलिडेशन, तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा. F7 के लास्ट 2 अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन का इतना ज्यादा सम्स नहीं आए हैं, और जो भी सम्स आए वो एकदम सिंपल लेवल के आए. डू यू वांट कि मैं सिर्फ सिंपल लेवल का तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं? ऐसा है तो हम लोग ऐसा करते हैं. फिर सिर्फ सिंपल लेवल का करना है ना, तो मेरा जॉब बहुत इजी है. ये कंसोलिडेटेड P&L एंड SOFP करने का नीड ही नहीं है मेरे को. क्लास में कोई नहीं सिखाता ये. जस्ट बिकॉज एग्जाम किट में पूछा गया है एक बार, इट हैज बीन आस्क्ड वंस इन द एग्जाम, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि P&L एंड SOFP साथ में पूछा तो क्या होगा. तुम लोगों को अगर चाहिए ना, तो मैं सिर्फ सिंपल लेवल का सिखा देता हूं मैं, ठीक है. माय जॉब इज इजी. प्लीज फोकस ऑन कंसोलिडेशन. ओके, Yes, sir. इतना बोलने के बाद भी तुम लोग है ना, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे लग रहा है मेरे को. मेरे को आज सबके एक्सेल शीट चाहिए. Yes, sir. सबके एक्सेल शीट चाहिए. और मेरे को एक काम करो, तुम लोग ने जो भी प्रॉब्लम्स होमवर्क को दिए ना, मेरे को सारे एक्सेल शीट्स मेरे को चाहिए आज, ठीक है. और टुमारो एंड डे आफ्टर यू डोंट हैव F7 का क्लास ना, ऑडिट का क्लास है तुम लोगों को, तो मैं तुम लोगों को चलो सैटरडे तक टाइम देता हूँ, ठीक है. सैटरडे को मेरा लेक्चर है, ठीक है. मेरे को जिसके एक्सेल शीट्स आएंगे उनको ही मैं क्लास में बैठने को दूंगा. आई विल ओनली एडमिट दोज पीपल हु हैव सबमिटेड मी ऑल द होमवर्क प्रॉब्लम्स. Yes. इज इट क्लियर? यस सर. Yes. ठीक. एंड बाकी तो सिर्फ लॉग इन करके टाइम पास करते हैं. तुम लोगों को ऐसा करना है तो क्लास को आओ ही मत फिर. ओके, इट विल बी अ गुड रिडंस फॉर मी. इफ यू जस्ट वांट टू लॉग इन एंड नॉट अटेंड द क्लास ना, तो तुम लोग आओ ही मत. आई डोंट केयर अबाउट द अटेंडेंस. आई वांट ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग. ये 4-5 बच्चे छोड़ के बाकी कोई इंटरैक्ट नहीं करता है. क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को इंटरैक्ट करने को? ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग. एंड वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कंसोलिडेटेड P&L एंड SOFP अगेन, ठीक है. बाद में हम लोग वापस सॉल्व करने वाले हैं, ओके, फ्रॉम एग्जाम किट, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे अभी ग्रुप डिस्पोजल के बाद. once we finish the chapter we will do the interpretation वाला chapter, and then after interpretation, ठीक है, वापस I will come back to consolidation and I will solve exam kit problems. क्योंकि तब तक तुम लोग थोड़ा सा भूल भी जाओगे, because consolidation थोड़े दिन प्रैक्टिस नहीं किया तो you tend to forget, ठीक है. so I'll take the exam kit problems later on. तो और प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, but I want you guys to give your 100% for that. सर एक रिक्वेस्ट और है. ठीक है. so today हेलो. हाँ बोलो सर बोलो. एक रिक्वेस्ट और है. सर जब हम लोग हाँ, बोलो ना. वापस कंसोलिडेशन पे, उससे थोड़े टाइम पहले आप एक बार सिंगल एंटिटी प्लीज ध्यान से एक्सप्लेन करते ना हमको, जिससे बीच का जब क्या करना है? जो हमको जब आप वापस कंसोलिडेशन जब करवाओगे ना प्रैक्टिस एग्जाम किट की, हेलो, हाँ उसका जो पीरियड होगा ना बीच टाइम में, उस हाँ वक्त बोलो ना, सुनाई दे रहा है. उस पीरियड में हमको एक बार आप सिंगल एंटिटी भी प्रैक्टिस करवा देना, जिससे जब तक हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे एक तरफ, और एक तरफ हम सिंगल एंटिटी भी फिर सीखते रहेंगे. इफ दैट. ठीक है, चलो अपन देखते हैं कितना टाइम हो रहा है, ठीक है. हाउ मच टाइम इज देयर वी विल सी, ठीक है. उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं वैसा. प्लीज. थैंक यू सर. ओके, ठीक. एंड तुम लोग पूछो रे, डाउट्स पूछो. मैं क्या ना बोलने वाला है का? डाउट्स अगर पूछोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेरे को टाइम नहीं है. व्हाट्सएप पे जिन्होंने भी डाउट्स पूछे मैं सब लोगों को आंसर किया है. तो तुम लोगों को डाउट्स है तो पूछो तुम लोग बिंदास. सिंपल डाउट है, सिली डाउट है, कैलकुलेशन डाउट है, आई डोंट केयर, ठीक है. तुम लोग इधर डाउट पूछो, क्लास में डाउट पूछो तुम लोग, क्योंकि यही डाउट तुम लोगों का अगर एग्जाम में आया तो यू विल नॉट बी एबल टू डील विद इट. ओके, सो अभी मैंने ग्रुप डिस्पोजल का एक क्वेश्चन भेजा है, वो कर लेते हैं अपन. सॉरी, पीपीटी भेजा है, पहले वो पढ़ लेते हैं.
So वापस कंसोलिडेशन में there are many concepts. See what all we have done. First we have done IFRS 10 कि कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, that is important from your section A point of view. Then we have done consolidated SOFP, we have done consolidated P&L, and now ये आएगा कंसोलिडेशन में फोर्थ कंसेप्ट डिस्पोजल, ग्रुप डिस्पोजल. ठीक है, मतलब अगर पेरेंट कंपनी ने जो एक्वायर्ड शेयर्स थे, ठीक है, एक्वायर्ड शेयर्स बेच दिए तो डिस्पोजल होगा या नहीं, अगर डिस्पोजल होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, दैट वी हैव टू लर्न नाउ. ओके, तो ये भी क्या है, ये भी तुम लोगों को बहुत कम बार पूछा गया है. ओके, एंड एग्जाम में हार्डली एक और दो क्वेश्चन आते हैं, बट आई वांट दैट वी शुड यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज एसबीआर में जाके उसका फायदा होने वाला है, और एग्जाम में भी, एफआर में भी तुम लोगों को ये एक या दो क्वेश्चंस आ गए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम. करना है या नहीं करना है ये? करना है. हाँ, बाकी लोग करना है सर. हाँ करना है सर. करते. एंड ये सिर्फ देखो, हाँ, मैं एक आई ऑब्जर्व दिस इन योर क्लास, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट. अनुज सिर्फ बात करता है, एंड अनुज डोंट माइंड, बट आई थिंक कि यू ओवर पावर द अदर स्टूडेंट्स, which is okay from your side, but बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग को ये, you should not take this as a challenge or something. ठीक है, तुम लोगों को बोलना चाहिए. ठीक है, बिकॉज देखो क्या होता है बाद में, बताओ क्या, तुम लोग जब इंटरव्यू वगैरह को जाओगे, जब जीडीपीआई का प्रॉब्लम आएगा, दिस द सेम प्रॉब्लम विल हैपन. जीडीपीआई क्या होता है पता है क्या तुम लोगों को? ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल हाँ, इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. उसमें क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू तुम लोग अच्छे से क्रैक भी करोगे, पर जब ग्रुप डिस्कशन आएगा तुम लोगों का, तब एक बंदा सिर्फ सारे आंसर्स देगा, अनुज जैसे. ठीक है, एंड तुम लोगों को पता रहेगा, फिर भी यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक अप, एंड देन यू विल लूज आउट ऑन दैट. ठीक है, सो इवन इफ समवन इज ट्राइंग टू ओवरपावर इन द डिस्कशन, यू गाइस शुड पार्टिसिपेट एंड ट्राई टू पुट योर ओन पॉइंट. ठीक है, अनुज, यू कैन टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. ठीक है, और बाकी लोग इसका ध्यान रखो तुम लोग. ठीक है, बाद में जाके ये होता है, तुम्हारे सीनियर्स के साथ हुआ है ये बहुत, पूछ लो चाहिए तो सीनियर्स में. अभी जो डिलर्ट का कैंपस प्लेसमेंट आया था, क्या हुआ था उसमें? ग्रुप डिस्कशन में जो स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, 3-4 स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला. दे वर नॉट एबल टू स्पीक एंड दे कुड नॉट क्लियर द ग्रुप डिस्कशन राउंड. पूछो तुम्हारे सीनियर्स को ये हुआ है क्या नहीं हुआ है. ठीक है, चलो बहुत हो गया, बहुत चिल्ला दिया आज के लिए मैंने. इतना तो मेरी बीवी भी मेरे को नहीं डांटती है. चलो, we'll start with disposal then. So let us see, parent sold shares. ठीक है, अभी वापस अपन IFRS 10 वाला कॉन्सेप्ट लेंगे. ठीक है, IFRS 10 कंट्रोल. इफ कंट्रोल इज लॉस्ट, ठीक है, शेयर बेचने के बाद, सो फॉर एग्जांपल, माय कंपनी हैड परचेज शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, लेट अस से 1 year back. Okay, and now after 1 year I am going to sell some of those shares. Okay, अभी मैंने 100% शेयर्स बेच दिए, तो ऑब्वियसली कंट्रोल इज गोइंग टू बी लॉस्ट, राइट. बट मैंने ओनली सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स बेचे हैं. ओके, तो वहां पे हम लोग को देखना है कि वेदर द पेरेंट कंपनी इज स्टिल हैविंग द कंट्रोल और इट इज लॉस्ट द कंट्रोल. ओके, इफ इट हैज लॉस्ट द कंट्रोल, इफ द पेरेंट कंपनी हैज लॉस्ट द कंट्रोल, क्या है, there is no need of consolidation anymore. We cannot group the accounts of subsidiary with us, and we'll have to go for deconsolidation. Okay, we'll have to go for deconsolidation. Okay, deconsolidation मतलब क्या करेंगे, consolidated balance sheet में से हम लोग सिर्फ parent कंपनी का शेयर दिखाएंगे and subsidiary का शेयर नहीं दिखाएंगे. Okay, this is called as disposal of subsidiary company. It is called as disposal of subsidiary company. ठीक है, एंड अगर कंट्रोल लूज नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, कीप द सब्सिडरी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यू विल हैव टू कीप द सब्सिडरी कंपनी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रीट इट एज अ स्पेशल पर्पस एंटिटी. ओके, सो इट इज सेम एज कंसोलिडेशन. तो तुम लोगों को जो क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे तुम्हारे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी पे. ठीक है, कंपनी ने शेयर्स बेच दिए, तो अभी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाना है या नहीं दिखाना है. ओके, बट द प्रॉब्लम इज, अगर एग्जाम किट के क्वेश्चंस देखोगे तो एसीसीए ने ना बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं. दे विल गिव दैट पेरेंट कंपनी हैज सोल्ड शेयर्स इन द मिड ऑफ द ईयर. मतलब 1 Jan को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चालू हुआ, 31 December को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया,
एंड पेरेंट कंपनी ने क्या किया, पेरेंट कंपनी ने 60% ऑफ द शेयर्स पेरेंट कंपनी ने लेट अस से जून में बेच दिया, तो डीकंसोलिडेशन तो करेंगे बट सिर्फ जून के बाद डीकंसोलिडेशन करेंगे. Okay, so till June you will have to show the consolidated balance sheet, and post June, ठीक है, after deconsolidation you will not show the consolidated balance sheet. ठीक है, मतलब पहले 6 महीने का डेटा हम लोगों को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा इवन इफ वी हैव सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल. तो दैट आर द क्वेश्चंस, दैट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ACCA विल आस्क इन द एग्जाम. ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन जब देखेंगे तब कर लेंगे. Sir, हाँ, so selling shares and not losing control is basically a situation where they sell the shares but retain the voting rights, right? करेक्ट करेक्ट. तो वोटिंग राइट रिटेन Okay. किया है, वोटिंग राइट रिटेन किया है, मतलब कंट्रोल लूज हुआ है क्या अभी तक? नहीं हुआ है. नहीं हुआ है ना. सो कंट्रोल लूज नहीं हुआ है, तो वी विल शो इट एज व्हाट, वी विल शो इट एज अ स्पेशल पर्पस एंटिटी. सब्सिडियरी को हम लोग Okay. स्पेशल पर्पस एंटिटी करके ट्रीट करेंगे. Okay. ठीक है, तुम लोगों को आगे जाके SBR में उसके स्पेसिफिक IAS भी आएंगे, स्पेशल पर्पस एंटिटी का स्पेसिफिक IAS भी तुम लोगों को आएगा आगे जाके. ओके, सो दिस इज द बेसिक्स फॉर दैट. ठीक है, नेक्स्ट. सो देखते हैं क्या क्या करना है हम लोगों को. डिस्पोजल में व्हेन अ पेरेंट सेल्स इट्स शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडियरी ड्यूरिंग द ईयर, वी विल हैव टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर बोथ द पेरेंट एंड द ग्रुप. ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट कंपनी के हैंड्स में, इंडिविजुअली पेरेंट कंपनी के हैंड में भी हम लोग वो दिखाएंगे प्रॉफिट और लॉस, और अपने कंसोलिडेटेड P&L में भी हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस. Okay, the doubt is in the 20 marks, is it possible to have an interdisciplinary question for consolidated and group disposal in FR paper? Nahi. You will either get consolidation or you will get group disposal. Okay, they will not ask you a question where starting में consolidate करते, acquire करते और year end में हम लोग sell करते. इतना बड़ा question नहीं आएगा, FR में तो नहीं आएगा. Okay. So when there is a disposal, you have to show twice, once in the parent, once in the hands of parent company, once in the books of parent company, and once again in the books of your consolidated P&L. Okay, because see what happens if parent company has sold the investment, तो हम लोग अपना asset जैसे सेल करते वैसे दिखाएंगे, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट. ठीक है, जैसे हम लोग asset के लिए दिखाते हैं, सेम वे विल शो इट ओवर हियर. व्हाट इज द सेल प्रोसीड्स? ठीक है, सेल कितना हुआ था एंड उसका हम लोग ने जब एक्वायर किया तो उसके लिए हम लोग ने कॉस्ट कितना पे किया था. सो सेल माइनस कॉस्ट विल बी योर प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट विल बी शोन इन पेरेंट कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, क्योंकि अगर डीकंसोलिडेट कर रहे हो तो अगले साल से पेरेंट कंपनी का अकेले का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा. समझा ना? तो उस अकेले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों को प्रॉफिट को दिखाना पड़ेगा. ओके, सो आई टेक वन एग्जांपल. बुक्स ऑफ अकाउंट्स is closed on 31st December. I'll explain this once again. With an example. ठीक है, books of accounts closes on 31st December. ठीक है, and parent company has lost control on, let us say, 1st June. So from 1st June, parent company has lost the control. ठीक है, तो 1st January to 1st June, we have to still prepare consolidated balance sheet. 1st Jan to 1st June, we have to still prepare the consolidated balance sheet. So for this particular year, for this assessment year, that is for January to December, you will still prepare consolidated books of accounts. And उसमें तुम लोग क्या करोगे, 1st Jan to 1st June सब्सिडियरी का भी पूरा अमाउंट्स दिखाओगे. ओके, बट आफ्टर डिसम्बर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आफ्टर डिसम्बर द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने का बिल्कुल नीड नहीं है. बट दैट टाइम विल प्रिपेयर व्हाट? विल प्रिपेयर पेरेंट कंपनी का इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, सो अभी फॉर एग्जांपल 1920 में, ठीक है, 2019-2020 में अगर मेरा डीकंसोलिडेशन हुआ है तो 1920 में मैं 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा. वन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी ओनली इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट कंपनी एंड वन विल बी योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड देन फिर 2021 में
in 2021 I'll only continue with the parent company's books of accounts and I'll no longer show consolidated financial statement. मतलब in short मेरे को transition करना है, मेरे को consolidated books of accounts से deconsolidated books of accounts का transition करना है. तो जिस साल deconsolidation हो गया है, जिस साल deconsolidation हो गया है, उस साल मेरे को दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट अलग से बनाना पड़ेगा. पैरेंट के बुक्स में बैलेंस शीट अलग से बनाओगे एंड ग्रुप का बैलेंस शीट अलग से बनाओगे. एंड फ्रॉम 2021 यू विल ओनली प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द पैरेंट कंपनी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांजिशन फॉर ग्रुप डिस्पोजल. ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते कि 1920 तक. Okay, so doubt is you mean to say all effects we have learned will be reversed in group disposal. Exactly, group disposal में reverse कर दो उसका. So goodwill calculation will remain same. Calculation will remain same. So goodwill calculation remains same. Your fair value of purchase consideration plus fair value of NCI minus net assets of subsidiary. ठीक है, calculation remains same. Just what we have to do, we have to reverse that in group disposal. Because now we no longer hold that much amount. Okay, ठीक है. So next, so parent company के books में, first let us see parent company के books में simple होगा, very simple. In parent company's books of accounts, it will be just shown as gain or loss on any asset. It will be just shown as gain or loss on any asset. So like I said, हम लोग क्या दिखाएंगे? Sale proceeds. सब्सिडरी के शेयर्स बेचने से कितना पैसा मिला, करेक्ट? सो दैट विल बी योर सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हाइल एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, हाउ मच अमाउंट वी हैड पेड. सो दैट विल गिव मी व्हाट? दैट विल गिव मी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर पैरेंट कंपनी. ओके, एंड दिस गेन or loss will be an exceptional item. It will be an exceptional item. Okay, so it must be disclosed separately on the face of parents SPL and after profit from operations. So profits from operations में हम लोग क्या करेंगे? After profit, operating profit, when you prepare the balance sheet of parent company, after operating profit you will add gain or loss on disposal of subsidiary company, gain or loss on disposal. Okay, so it is an exceptional item. It cannot be shown before operating profits. तो हम लोग चालू करेंगे sales से. If I am preparing the P&L account, I'll start with sales less cost of sales. तो मेरे को मिलेगा gross profit, correct? From gross profit, I'll reduce all my operating expenses. So from gross profit, I'll reduce operating expenses. So operating expenses less करने के बाद मेरे को मिलेगा operating profit, correct? And in that operating profit, what I'll do? I'll add or deduct profit from your profit or gain on disposal of subsidiary company. Okay, so that is how we will show in parent company. That is how we will show in parent company. अभी group में कैसे देना है? That is the main part. Okay, in group consolidated P&L and group consolidated SOFP, how to show this disposal? That is our main calculation. Parent company का समझा क्या सबको? Is this clear? हाँ, Yes, very sir. simple. Parent company में just treat it as if we are selling a normal asset. Yes, any doubt? No, sir. Okay, ठीक है. Now, any tax on the gain is calculated by the reference to gain in the parent's individual financial statement. Because this is a gain, right? Any gain, any income is subject to tax. So gain on disposal will also be subject to tax. Okay, so you will calculate the gain and then जब income tax less करोगे तुम लोग, तो you will calculate income tax on gain on disposal also. ठीक है, so that is how you are going to treat disposal in hands of only parent company, only तो the लॉस parent. होने पे क्या करेंगे? लॉस में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. जैसे गेन में टैक्स का पेमेंट करते हो, वैसे लॉस में टैक्स का क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा तुम लोगों को. So for example, my overall income tax, my general income tax was let us say $5,000. ठीक है, and loss on disposal की वजह से मेरा टैक्स आता है let us say 1,000. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 5,000 टैक्स पेएबल में से 1,000 टैक्स ऑन लॉस ऑफ डिस्पोजल लेस करूंगा
and net tax payable will be your $4,000. Okay, sir. तो 1000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा फिर? कौन सा 1000 का डिफरेंस? एक सर मिनट, नहीं समझ नहीं आया। एक मिनट, आई जस्ट ओपन अप एन एक्सेल शीट फॉर दैट. ठीक है, सो सेल्स दिखाएंगे, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाएंगे, ठीक है, देयरफॉर मिलेगा तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट. ये सिर्फ पेरेंट कंपनी का है, दिस इज ओनली पेरेंट कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, ग्रुप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे दिखेगा, आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल. वो हम लोगों को कैलकुलेशन डिटेल में करना पड़ेगा. सो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स मी जीपी. जीपी में से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओके, so that will give me what? That will give me my operating income, or we can say operating profit. Operating profit में से क्या करेंगे? We will add non-operating income, correct? And less non-operating expenses, बराबर. तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंडर ये दिखेगा, क्या दिखेगा? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, करेक्ट. या अगर लॉस है तो लॉस यहां पे दिखेगा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी आता है ना इसमें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आल्सो हैज फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है, तो वो सब सारे कॉस्ट लेस करेंगे. देयरफॉर व्हाट विल गेट? विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, लेस करेंगे टैक्स, लेस टैक्सेशन. ठीक है, टैक्सेशन में क्या आएगा अपना नॉर्मल जो इनकम टैक्स पेड है, दैट विल डिडक्ट. एंड देन हियर वी विल आल्सो डिडक्ट टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल. ठीक है, तो ये भी लेस होगा, करेक्ट. एंड अगर टैक्स ऑन लॉस ऑफ डिस्पोजल रहेगा तो वो क्या होगा? वो हम लोग एड बैक करेंगे. Whatever is the tax on loss on disposal will be added back. So any loss, ठीक है, any loss will always get the tax benefit. कोई भी लॉस आएगा तुम लोगों को हमेशा कंपनी में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. अंडरस्टूड. ओके, व्हाट इफ लेट अस से इनकम टैक्स ये नहीं है, टैक्स ऑन गेन नहीं है, लेट अस से इनकम टैक्स इज $1,000 एंड टैक्स ऑन लॉस इज $1,500. तो क्या होगा? अभी क्या होगा? मतलब टैक्स ऑन लॉस ज्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे? तो सर वो एडजस्ट हो जाएगा ना? सेट ऑफ सिर्फ 1000 ही करेंगे. वी कैन ओनली सेट ऑफ 1000 एंड रिमेनिंग 500 अगले साल के टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे. ओके, और वी कैन शो इट एज टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, टैक्स रिफंड रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, सो एनीवे टैक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू डू द टैक्स एडजस्टमेंट. And therefore you will get what? Therefore you will get your PAT, and that PAT will be shown in your company's retained earnings. Okay, so here लिखता हूँ tax on gain of disposal. Okay, after deducting these two taxes, we will get PAT, and this PAT will be directly put as retained earnings in your parent company's balance sheet. Okay. सर हाँ बोलो. ये टैक्स ऑन गेन ऑफ डिस्पोजल है, दैट इज सेपरेटली वी हैव टू फाइंड फॉर द नॉन ऑपरेटिंग इनकम. हाँ, क्योंकि देखो इनकम टैक्स पेमेंट विल ऑलरेडी बी डन ऑन योर नॉर्मल पीबीटी. ठीक है, एंड ये क्या हो गया? ये मिड ईयर हमारा एडिशनल गेन आ गया, एक्सेप्शनल आइटम हो गया. तो एक्सेप्शनल आइटम का टैक्स हम लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा. सो ये एक्सेप्शनल आइटम ऐड करने के बाद जो पीबीटी आएगा वो तो अलग होगा ना? हाँ, तो वही ना, तो हम लोग क्या करेंगे? विल शो ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेट अस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 10,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 10,000. ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है. ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट है. ठीक है, लेट अस से 1000. ठीक है, तो पीबीटी और ये गेन कितना आया? गेन आया तुम्हारा लेट अस से 1200. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग से दिखा सकते हैं, या फिर वी कैन डायरेक्टली डिडक्ट ऑल दिस, वी कैन एडजस्ट ऑल दिस, एंड वी कैन से 10,000 प्लस 1200 minus 1000 is the PBT, and let us say taxation is at 30%.
तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली ये जो अभी पीबीटी आया उस पे ही हम लोग डायरेक्टली इनकम टैक्स दिखाएंगे एंड वी डोंट नीड टू शो टैक्स ऑन गेन ऑफ डिस्पोजल सेपरेटली. सो इनकम टैक्स पेड विल बी 10,000 into 30. सो और अगर हमें अलग अलग बताना है तो फिर 10,000 minus 1,000 30% और Correct. So 1,200 we can show this as, we can अलग अलग दिखाना है तो 9,000 into 30% 2,700 and then second will be tax on gain of disposal. ठीक है, that will be 1,200 into 30%. सर नेट इफेक्ट तो सेम ही जाएगा ना? नेट इफेक्ट तो सेम ही आने वाला है. So PAT will be what? PAT will be 9,000 minus, sorry, PAT will be your this amount plus this amount minus this amount minus this and minus this. So that will be your PAT. But usually Net amount- the income tax rate and the tax on gain are usually different. Exactly, it can be Yeah. different. हाँ, that's Yeah. why it is important to show it separately. अगर सेम है, दोनों का रेट सेम है तो हम लोग डायरेक्टली पीबीटी करके टैक्स एट 30% कर सकते हैं. पर गेन ऑन डिस्पोजल का इट डिपेंड्स, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. ठीक है, लॉन्ग टर्म का रेट अलग होगा, शॉर्ट टर्म गेन का रेट अलग होगा. वो सब तुम लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे बीकॉम में कि शॉर्ट टर्म का अलग की होता है रेट ऑफ टैक्स, लॉन्ग टर्म का अलग की होता है रेट ऑफ टैक्स. करेक्ट. तो अगर लॉन्ग टर्म है तो ये टैक्स सिर्फ 20% पे लगता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू शो इट डिफरेंटली. ठीक है ना. तो वो सब तुमको नहीं पूछेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो सब तुमको टैक्सेशन का नहीं पूछेंगे. ओके, but still you should know how this is accounted for. Okay, so it is always logical to show it separately. If the tax rate on gain on disposal is separate, then it will be better to show it as a separate disclosure of income tax. Okay, ठीक है. चलो, any other doubt? Okay, so parent company के books of accounts में simple हो गया. Parent company के books of accounts में क्या करना है, सिर्फ सेल माइनस कैरिंग अमाउंट, जस्ट लाइक नॉर्मल सेल ऑफ असेट दिखाएंगे एंड उसको एक्सेप्शनल आइटम करके ट्रीट करेंगे. डन. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है. ओके, सो हाउ टू अकाउंट दिस डिस्पोजल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लाइक आई सेड, जिस साल डिस्पोजल होगा उस साल दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, एक पेरेंट कंपनी का सेपरेट बनेगा एंड एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेपरेट बनेंगे. Okay, so impact of disposal on financial statement can be seen below. Statement of profit or loss. 100% of subsidiaries results consolidated up to the date of disposal. Like I said, अगर disposal जून में हुआ है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, January to June. Okay, whatever is there in the subsidiaries books we will have to consolidate. Okay, and plus apart from that we'll also have to consolidate for your gain or loss. Okay, so this is, let us say, Jan to June का period. Okay, Jan to June का period, उसका जो भी amount रहेगा that we will have to show. Okay, and after that we'll just account for your gain or loss on disposal. Okay, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, that will show after your operating profit. This gain or loss also consolidated P&L में भी ये gain or loss क्या करेगा, will be showing it after operating profit. Just like in parent company, here also we'll show it as exceptional item. After operating profit will add gain or deduct the loss. ठीक. Financial position, balance sheet में क्या होगा, at the year end no shares are held by the parent company and therefore disposed subsidiary is not included in the group statement of financial position. Okay, so in financial position, in your balance sheet, okay, since we are no longer holding any shares, we will not show any of this. Okay, and gain or loss वो तो रिटेन अर्निंग्स में दिखने वाला है, क्योंकि जब P&L बनाएंगे, when we will prepare the P&L, okay, P&L will be shown in the retained earnings, and retained earnings, only retained earnings will be affected by disposal. बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Only that retained earnings will be affected by the disposal. Okay, so subsidiary के बाकी कोई भी assets
हम लोग ऐड नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पीपीई के लिए करते थे इन अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. पीपीई इज व्हाट? पीपीई इज parent का PPE plus subsidiary का PPE. But here, since parent company is no longer holding any shares, in the consolidated balance sheet will show only PPE of the parent and will not add PPE of the subsidiary. ठीक है, तो पूरे बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स दिखाने वाले हैं और बाकी सारा डेटा सिर्फ पैरेंट कंपनी का आएगा. See if you have any doubt. ठीक, बढ़ते आगे. So how to calculate this? Now gain or loss on disposal ये कैलकुलेट करना will not be that easy like a parent company. ठीक है, we have to take into account everything. Okay, so same we'll start with sale proceeds. Subsidiary का shares कितने में बेचा? We'll start with the sale proceeds and now instead of just showing at cost and investment, we'll account for these three: net assets at the time of disposal, goodwill at the disposal date, and NCI at the date of disposal. Correct? तो हम लोग ये तीनों का टोटल लेंगे. The total of all these three, okay, will be deducted from the sale proceeds. Then you will get group gain or loss on disposal. How to calculate disposal we will see. Okay, how to calculate goodwill you already know. How to calculate NCI you guys already know. Okay, so see what I have done. I have started with sale proceeds. For how much amount have I sold the shares of the subsidiary company? Okay, from that I am adjusting three things. Okay, net asset at date of disposal, working note 1 I'll prepare. How to calculate net asset at the date of disposal, वो पॉजिटिव अमाउंट रहेगा. नेट गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल यू गाइस ऑलरेडी नो दैट विल बी सेम एज योर गुडविल और कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट. इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज योर गुडविल / कैपिटल रिजर्व एडजस्टमेंट. ओके, दैट विल आल्सो बी अ पॉजिटिव फिगर. एंड NCI डिस्पोजल, दैट इज आल्सो सेम एज योर NCI एडजस्टमेंट. NCI पेएबल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ NCI. So that is also exactly same adjustment. That will be NCI is a liability, so it will be in negative amount, correct? And the total of all of these three will be deducted from your sale proceeds. That's how we'll get your group gain or loss on disposal. And this gain or loss will be accounted in your consolidated P&L account. समझा क्या करना है? Okay. So first, working note one, how to calculate the carrying amount of net assets. तो हम लोग क्या करेंगे? We'll start with net assets brought forward. That is net asset at the time of acquisition of the company. उसमें adjust करना है profits और losses for the current period till disposal, and उसमें adjust करना है dividends. That's it. That will give me net asset at disposal. खत्म. So we start with net assets brought forward. Okay, we'll just adjust two things in that: profit up to the date of disposal and dividends paid up to the date of disposal. दो चीजें adjust करो, you will get net assets at disposal. Okay, so that will be the first thing. Sale proceed में से पहला thing जो less करोगे, that is your net asset at the date of disposal. ठीक है. Second, goodwill you know how to calculate. Goodwill you guys also already know how to calculate. Fair value of purchase consideration, right? Fair value of purchase consideration. Add NCI करेंगे तो total payable amount आएगा. उसमें से fair value of net assets at the date of acquisition करना है. So you'll get your goodwill or capital reserve. Okay. If there is any impairment up to the date of disposal, you'll deduct that also. You'll get goodwill at the disposal date. So exactly same as your consolidated SOFP adjustment. So goodwill का adjustment आता है तुम लोगों को is the same thing. Fair value of purchase consideration, add NCI, therefore total payable amount,
minus fair value of net assets of the subsidiary company at acquisition date. Therefore, goodwill or capital reserve less impairment up to the date of disposal. पूरा impairment नहीं लेना है, disposal तक जितना impairment होता है उतना ही लेंगे हम लोग, and therefore you will get goodwill at the date of disposal. वो Sir, goodwill Sir, the last working note में the net assets brought forward, that is last year from last year's statement, or that is the net assets that brought was amount forward from your date of acquisition. date of acquisition. Okay. करेक्ट ना, या फिर एक्विजिशन डेट बहुत पहले है, 3 साल पहले है, करेक्ट. हाँ. तो इस साल का, जिस साल डिस्पोजल हुआ है उस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड नेट एसेट्स कितना है, हाँ, दैट विल बी okay. गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम. Okay. करेक्ट ना. सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस इन एक्सेल शीट. सर सो अगर मेरे को इम्पेयरमेंट पे, हाँ बोलो सर बोलो। इम्पेयरमेंट तो सर जब भले एक्विजिशन होती है तो एक्विजिशन में पहले पूरी इम्पेयरमेंट एडजस्ट हो जाती है ना, तो फिर जब हम डिस्पोज करेंगे तो ऑलरेडी पेरेंट और सब्सिडी के बीच में ओवर हो गई होगी, तो वापस गुडविल कैसे आया होगा? हाँ देखो, क्योंकि अभी गुडविल जो हम लोग ने अकाउंट किया, व्हाटएवर गुडविल हैज बीन पुट इन द बैलेंस शीट, ठीक है, हम लोग गुडविल को क्या अज्यूम करते हैं, दिस गुडविल विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द कंपनी टिल परपेचुइटी. बराबर ना. जो भी एसेट में गुडविल डालोगे, अभी फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल पहले तुम्हारा कंपनी एक्वायर किया था, दैट टाइम आई हैड पेड यू सम अमाउंट एज गुडविल, करेक्ट. सो व्हेन आई शो दैट गुडविल इन माय पेरेंट कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, I am going to show goodwill under the assumption that the consolidated companies, the group of company will continue to perpetuate. बराबर. पर अभी क्या हो गया, 3 साल के बाद मैंने क्या किया, वो ग्रुप को ब्रेक किया, मैंने डीकंसोलिडेट किया, ओके, एंड आई हैव सोल्ड द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, तो मेरे बैलेंस शीट में गुडविल दिखना चाहिए क्या? अभी नहीं दिखना चाहिए, करेक्ट. तो दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द गुडविल अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, एंड मैं वो क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा. ओके, ठीक है. सो गेन और लॉस दैट is shown in the consolidated SOPL will be as follows. We'll start with what? We'll start with sale proceeds. We'll start with the sale proceeds. That is the amount received from sale of shares. Correct. And then I'll adjust for 3 things. Adjust for number 1 will be what? Number 1 will be the net assets carrying amount. I'll not say net asset, I'll say carrying amount of net assets of the subsidiary. Carrying amount of net assets of the subsidiary. उसमें क्या क्या करोगे, net asset brought forward करोगे पहला, correct, and then you'll adjust for कौन से 2 चीज एडजस्ट करना है, प्रॉफिट और लॉस, correct, up to date of disposal. That is the one thing you'll adjust. Okay, and then you'll also adjust dividend. Dividend paid up to date of disposal. ठीक है, तो तुमको पहला एडजस्टमेंट मिल गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी. ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है, सेकंड एडजस्टमेंट आई वांट टू डू इज ऑफ your goodwill. Okay, it will be same as your goodwill / capital reserve wala adjustment. ठीक है, so that will contain what? That will contain fair value of purchase consideration, correct, plus NCI का amount, correct, minus net asset on acquisition date. Okay, therefore we will get goodwill or capital reserve, therefore we will get goodwill, and उसमें से less करो impairment. So that will give you the goodwill at the date of disposal. Correct. And third उसमें क्या एडजस्ट करना है, NCI also same as our SOFP वाला NCI payable, correct, add profit share of NCI, correct, and loss share of NCI.
that will give me what, that will give me my the NCI. ठीक है, so this will be what, sales में से ये लेस करोगे, ये भी लेस करोगे एंड ये ऐड करोगे. ठीक है, so that will give me what, that will give me my profit or loss, that will give me my gain or loss on disposal. Okay, this gain or loss will be shown where, will be shown in consolidated P&L after operating profits, after operating profit. See, this is clear. Yes, sir. ओके, तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, ये तीन हम लोगों को अलग से निकाल के दिखाना है. यू हैव टू शो दीज थ्री सेपरेटली. ओके, एंड देन सेल प्रोसीड्स में से, ठीक है, ये तीनों को एडजस्ट कर दो, यू विल गेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल. ओके, सो कमिंग बैक टू आवर दिस थिंग. सो नेट एसेट दिखाया कैसे कैलकुलेट करना है. नेट एसेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड, एडजस्ट टू थिंग्स, प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल, dividends paid up to the date of disposal. Goodwill is exactly same. This NCI is also exactly same. NCI payable, add share of profits less share of losses, therefore NCI at the date of disposal. ठीक है, करते हैं क्वेश्चन. We'll solve this question. Rock acquired a 70% investment in dog for $2,000 2 years ago. Acquisition 2 साल पहले था. It is a group policy to measure NCI at fair value at date of acquisition. The fair value of NCI in dog at date of acquisition was 800. Fair value of dog's net assets on date of acquisition was 1900. Goodwill has not been impaired. Okay. Rock disposed of all its shares in dog. 100% disposal. Rock has disposed 100% shares. मतलब control has been lost. If control has been lost, we have to go for deconsolidation, right? Rock disposed of all its shares in dog for sale proceeds of 3,000. So total sale proceeds is 3,000. And the fair value of dog's net asset at date of disposal already निकाल के दिया है. The fair value of dog's net asset at the date of disposal was 2,400. ठीक है, calculate the profit or loss on disposal that would be recorded in Rock's individual statement, मतलब parent company का individual statements and Rock's consolidated statements. So parent company का individual statement में कितना profit और loss दिखाएंगे and group में कितना profit और loss दिखाएंगे, that is the question. ठीक है, करते सॉल्व. यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? पूछ लो, डाउट है तो. No, sir. ओके, okay, let us see then. I'll sort on Excel. Okay, so rock and dog solution. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस पैरेंट्स इंडिविजुअल कैंडल, पहले वो दिखाएंगे. एंड देन वंस वी हैव टू गेन और लॉस, शो गेन और लॉस इन कंसोलिडेटेड. पहला क्या करना है हम लोगों को, यू गाइस टेल मी. Sale proceeds. पेरेंट के बुक्स में नॉर्मल असेट डाउट इज वन साइड इट्स 70% एक्वायरमेंट एंड डिस्पोजल 100%. कैसे? अरे 70% एक्वायर किया और उस 70% में से कितना डिस्पोज किया, पूरा का पूरा डिस्पोज कर दिया. ठीक है ना, एक्वायर जितना किया उतना डिस्पोज कर दिया. सो 70% एक्वायर किया और पूरा 70% मतलब क्या, 100% ऑफ दोस शेयर्स
has been disposed of. Sir, FR में partial तो नहीं कर disposal सकते is ना, also sale there. required disposal. Partial disposal is also there. Partial disposal is also there. ठीक है. Okay, sir. और partial disposal majorly theoretical question में ही आएगा. Partial disposal will be more in theoretical rather than practical. So here I'll tell again. Rock has acquired 70% investment. ठीक है. तो ये 70% investment के जितने भी shares होते हैं, those have 100% disposed of. So we cannot dispose all shares of, dispose 100% of our share in subsidiary. That is what the question is about. Okay. देखते फिर. So यहाँ पे gain or loss in parent is simple. Normal asset की तरह देखना है. Sale proceeds less cost of investment. Sale proceeds less cost of investment. है ना. मतलब परचेस कितने में किया था, सेल कितने में किया था, बस इतना ही दिखाना है हम लोगों को. ओके. पेरेंट कंपनी के बुक्स में, पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल कितने को किया और परचेस कितने को किया. ठीक है. तो देख लेते हैं. डॉग एक्वायर्ड 70% इन्वेस्टमेंट इन डॉग फॉर 2000. तो ये 2000 क्या हो गया, Cost of investment. बराबर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया. दिस 2000 इज द अमाउंट एट विच वी हैड परचेज द 70% इन डॉग. ठीक है. एंड ये पूरे शेयर्स हम लोग ने डिस्पोज कितने को किए हैं, सेकेंड पैराग्राफ. हाँ करेक्ट. रॉक डिस्पोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द शेयर्स इन डॉग, ऑल ऑफ इट्स शेयर्स इन डॉग. ठीक है. सो रॉक हैज डिस्पोज्ड ऑल ऑफ इट्स शेयर्स इन डॉग फॉर अ सेल प्रोसीड्स ऑफ 3000. तो बस 3000 को बेच दिया. तो 2000 को परचेस किया, 3000 को बेच दिया. तो क्या हो गया, गेन हुआ या लॉस हो गया. गेन ऑन डिस्पोजल, राइट. गेन ऑन डिस्पोजल 1000 कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, ये वेयर विल बी शो After operating करेक्ट. सो करेक्ट. सो पेरेंट कंपनी के इंडिविजुअल पीएनएल में, इंडिविजुअल P&L में दिखाएंगे. we'll show this in parent company's individual P&L. okay, and that too after operating profits. done. इतना ही बताना है तुम लोगों को. okay, you just have to show this much. simple है ये तो. first part तो simple है. main answer is our second part. main answer is our second part. gain or loss in consolidated P&L. okay, उसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्रोसीड. वो तो ऑब्वियसली सेल प्रोसीड में से ही लेस करेंगे. एंड एडजस्ट फॉर थ्री थिंग्स. एडजस्ट फॉर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज योर नेट असेट एट डिस्पोजल. हाँ बोलो. सर जरूरी है कि वो अपने सब्सिडरी को ही डिस्पोज करेगा, थर्ड पार्टी भी डिस्पोज कर सकता है ना उस चीज को. अरे पर थर्ड पार्टी को डिस्पोज करेगा तो मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल में क्यों दिखाऊंगा उसको. डीकंसोलिडेशन होगा क्या वहां पे. जो मेरा ओनरशिप ही नहीं है, जो मेरा कंट्रोल में ही नहीं है, अगर उसको डिस्पोज करूंगा तो डीकंसोलिडेशन क्यों करेंगे ना हम लोग. ग्रुप डिस्पोजल में नहीं बताएंगे, वो तो नॉर्मल ये वाला बताएंगे. उसमें सिर्फ विल शो ओनली दिस वर्किंग नोट 1, विल नॉट शो दिस नंबर 2. करेक्ट ना. जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, अगर मैंने उसमें से लेट अस से मैंने एसोसिएट का डिस्पोजल किया, तो I will not show in gain or loss in consolidated P&L. I'll just show sale proceeds in associate, cost of investment in associate. So gain or disposal on associate. बस इतना ही दिखाऊंगा मैं. I don't need to show in consolidated P&L. Okay. ठीक है. So sale proceed में से हम लोगों को तीन चीज एडजस्ट करने. First is your net asset at disposal. Net asset at disposal. If it is not given, we will have to calculate that. Second is your goodwill at disposal. Goodwill at disposal. And third is your, what is the third thing? NCI at disposal. NCI at disposal. So we'll adjust these three things, right? We'll adjust these three things. ये less करना है. This will be deducted. This will be deducted. This will be added. Okay. So sale proceeds तो same है. Sale proceeds is just same. वो तो चेंज नहीं होने वाला है.
ऊपर भी 3000 था, यहाँ पे भी 3000 है, करेक्ट. नाउ since subsidiary was part of consolidation, we cannot just show cost of investment, we'll have to show all these three in detail. तो पहला वर्किंग नोट 1 तुम्हारा नेट असेट एट डिस्पोजल, नेट असेट ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल दिखाना है मेरे को. क्या है कि देखो प्रॉब्लम में ऑलरेडी, इज इट गिवन इन द प्रॉब्लम और शुड वी कैलकुलेट? Given. is given last line दिया है ना, the fair value of dog's net asset at the date of disposal was 2400 दिया हुआ है, it is given as 2400 given. ठीक है, अगर दिया नहीं रहता, if not given हम लोगों ने क्या किया रहता, net assets brought forward, उसमें adjust for two things, one will be your profit or loss and second will be your dividend, है ना. सो अगर दिया नहीं रहता तो ये क्या रहता, बट नाउ इट इज गिवन. ओके, नाउ इट इज गिवन, सो 2400 वाज गिवन. अगले प्रॉब्लम में देंगे नहीं, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल सॉल्व वेयर दिस विल नॉट बी गिवन, तो तुम लोगों को वो भी पता चलेगा कैसे निकलना है. सो 2400 दिया है तो लिख दो लेस 2400, ठीक. वर्किंग नोट 2 goodwill at the date of disposal, ठीक है. नाउ हैज गुडविल बीइंग एग्जैक्टली गिवन डिस्पोजल डेट पे गुडविल कितना है दिया है क्या, देखो किधर भी. यस, सर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया है ही नहीं, कैलकुलेट नॉट गिवन. सो गुडविल पता है तुम लोगों को, विल स्टार्ट विथ फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, करेक्ट. एड योर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, सेम अपन जो वर्किंग नोट 3 करते थे गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, तो देयरफॉर हो गया टोटल पेएबल से लेस क्या करते हैं, लेस नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट, करेक्ट ना. therefore मिलता है हमको, therefore we'll have goodwill or capital reserve and less impairment करते हैं, less impairment, correct. therefore final goodwill, therefore you get the net amount of goodwill, correct. तो देखते हैं फिर, let us see. fair value of this consideration है अपने पास, Rock had acquired the amount for 2000, okay. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 800, तो ये दोनों दिया हुआ है. फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन दिया है 2000, मतलब शेयर्स कितने में एक्वायर किए, 2000 में. एंड एनसीआई का फेयर वैल्यू भी दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 800, दैट इज आल्सो गिवन. सो 800, तो हम लोग ने टोटल पेएबल कितना दिखाया, 2800 दिखाया टोटल पेएबल, ओके. एंड देन फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट असेट्स 1900 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन के पैराग्राफ में दिया है. ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ डॉग्स नेट एसेट वाज 1900, सो लेस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1900. तो गुडविल कितना हुआ, गुडविल विल बी 900, ठीक है. तो ध्यान दो ये एक्विजिशन के वक्त हुआ है ये सब, दिस हैज ऑल हैपेंड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है. नाउ if I sell 100% of all my shares, ठीक है, तो मैंने सब्सिडरी को पूरा का पूरा सब्सिडरी बेच दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये गुडविल में बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, बराबर ना. बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखाऊंगा, तो इसलिए वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्पोजल में उतना ही दिखेगा. देयर इज नो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इज 0, सो नेट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी 900, ठीक है. तो सेल प्रोसीड्स में से वो 900 मेरे को निकालना पड़ेगा, सेल प्रोसीड्स में से 900 मेरे को निकालना पड़ेगा, ओके. नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट, एनसीआई डिस्पोजल, तो वो भी हम लोगों को पता है कैसे करना है. सो वर्किंग नोट 3 एनसीआई में क्या क्या आता है, एनसीआई पेएबल बराबर एड
NCI's share of post acquisition profits. याद आ रहा है क्या? Okay. Yes, sir. Unless NCI's share of losses. NCI's share of losses. Losses में जनरली इम्पेयरमेंट होता है, बराबर ना? इम्पेयरमेंट का लॉस होता है. तो NCI पेएबल तो दिया है प्रॉब्लम में. NCI पेएबल इज 800 दिया हुआ है प्रॉब्लम में. ठीक है. अभी मेरे को बताओ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? व्हाट इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? Look in the problem and tell me what is the post acquisition profit. You guys already know this, how to calculate post acquisition profit. Sir, 500. 500 करेक्ट, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते थे? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट? ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग. सो इधर रिपोर्टिंग की जगह डिस्पोजल लेंगे. ओके. एंड नेट एसेट कैलकुलेट करते थे, बराबर ना? और उन दोनों का डिफरेंस इज योर पोस्ट एक्विजिशन. सो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन दे हैव गिवन, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन दे हैव गिवन 1900 एंड ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल दे हैव गिवन 2400. तो ये आएगा 1900, ये आएगा 2400. इन दोनों का डिफरेंस विल बी पोस्ट एक्विजिशन. सो दैट विल बी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स टिल डेट ऑफ डिस्पोजल. टिल डेट ऑफ डिस्पोजल कितना होगा वो? 2400 माइनस 1900. 2400 माइनस 1900, 500. बराबर. 500 का स्प्लिट करेंगे अपन, बराबर, पेरेंट कंपनी का एंड एनसीआई का. तो यहाँ पे एनसीआई का शेयर कितना आएगा? एनसीआई का शेयर विल बी 500 into करेक्ट 30%. 500 into 30% because parent company is 70% share, तो NCI is 30% share. Okay, we can write it over here if you want. 500 का 70% goes to parent, 70% goes to parent, and 30% goes to NCI. ठीक है. तो ये 30% लिया हम लोग ने, so that will be 500 into 30%. 500 into 30%. Done. There is no impairment, so impairment का share of loss will be 0, and this total will be 950. 950 ले लो यहाँ पे अपना मेन वर्किंग में. 950 पॉजिटिव में दिखाएंगे. ठीक है. इट विल बी इन पॉजिटिव. सो देयरफॉर गेन और लॉस, देयरफॉर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, gain or loss on disposal will be 3000. I'll just take a sum because positive negative में लिख दिया अपन ने. 650 will be your gain or loss shown in your consolidated P&L. Okay, is this clear? Yes, sir. ठीक है. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं फिर. विल डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू विल नो टोटल में कंसोलिडेटेड P&L कैसे दिखाना है. दिस वाज जस्ट द बेसिक क्वेश्चन. अभी एक ACCA लेवल क्वेश्चन ले लेते हैं. आई हैव सेंड दैट आल्सो ऑन द ग्रुप. तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है. ग्रुप डिस्पोजल क्वेश्चन नंबर 2 PDF भेजा. देखो एक okay, let us see. The statement of P&L for the year ended 31st December 2019 is shown below. So they have given statement of profit or loss for year ended 31st December 2019, Kathmandu and Nepal. Okay, revenue they have given, operating cost they have given, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दे हैव गिवन, इन्वेस्टमेंट इनकम दे हैव गिवन. तो ये अपना कंसोलिडेटेड P&L जैसी बनाना है हम लोगों को. ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे हैव गिवन, इनकम टैक्स एक्सपेंस दे हैव गिवन, प्रॉफिट फॉर द पीरियड दे हैव गिवन. ऑन 1st Jan 2015, Kathmandu acquired 70% of shares of Nepal for 100,000 when the fair value of Nepal's net asset was 110,000. So Nepal's net assets on date of acquisition दिया हुआ है तुम लोगों को 110,000. Okay.
Nepal has equity capital of 50,000. At that date मतलब acquisition date, at that date fair value of NCI was 40,000. Okay, it's group policy to measure the NCI at fair value at the date of acquisition. Okay, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिल गया fair value of purchase consideration is 1 lakh, correct? Fair value of NCI is 40,000 and net assets on the date of acquisition भी मिल गया हम लोगों को 1,10,000. So we can directly take goodwill or capital reserve, हम लोग को मिल जाएगा. Okay. Nepal paid a dividend of 10,000 on 31st March 2019. Nepal has paid a dividend of 10,000 on 31st March 2019. क्या होगा ये dividend का? How will you account for this dividend? Net asset on disposal of asset. Correct. तो यहाँ पे हम लोग ये जो करने वाले net asset disposal, net assets brought forward, adjust profit or loss and adjust dividend. तो हम लोग ये dividend में adjust करने वाले हैं, correct? Nepal had return earnings of 80,000 on 1st Jan 2019. Okay. Goodwill has not been impaired. Prepare the group statement of profit or loss for the year ended 31st December 2019 for Kathmandu Group on the basis that Kathmandu sold its holding in Nepal on 1st July for 200,000. तो सेल प्रोसीड्स हो गया 200,000. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेल हो गया 1st जुलाई में. ऑलवेज सी द डेट्स. ठीक है, अपना बैलेंस शीट एंड P&L का डेट क्या है? 31st दिसंबर 2019 है, करेक्ट? एंड काठमांडू ने जो सेल किया है वो कब किया है? 1st जुलाई में किया है. मतलब कितने महीने का हो गया? 1st Jan to 1st जुलाई, 6 months. तो हम लोगों का प्रॉफिट्स भी 6 months का आएगा. Our consolidated P&L will also be for 6 months. ठीक है, सो मिड ईयर सेल है, मिड ईयर डिस्पोजल है. द डिस्पोजल इज मिड ईयर. ओके, सो विल अकाउंट फॉर दोज 6 months ओनली. ओके, करते स्टार्ट फिर. सो क्या पूछा है? दिस डिस्पोजल इज नॉट yet recognized in any way in Kathmandu statement of P&L. तो हम लोग क्या करना है? Prepare the group statement of P&L. You have to prepare the group statement of P&L. तो मतलब ये सेम वर्किंग नोट्स बनाएंगे एंड ये जो गेन और लॉस रहेगा वो कहां पे दिखाएंगे? कंसोलिडेटेड P&L में दिखाएंगे आफ्टर योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो कंसोलिडेटेड P&L दिया है उन लोगों ने ऊपर, तो ये कंसोलिडेटेड P&L में कहां पे दिखाना है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा. अंडरस्टूड द क्वेश्चन? करते सॉल्व, देखते सॉल्व करके देखते हैं समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो. सो विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, विल डू द सेम थिंग. सो अभी तुम लोगों को पेरेंट के बुक्स में पूछा ही नहीं है. यू हैव नॉट बीन आस्क्ड टू शो इन पेरेंट्स इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो इग्नोर कर दो. ये जो अपन ने फर्स्ट कैलकुलेशन किया था ये इग्नोर करेंगे. गेन और लॉस इन पेरेंट्स इंडिविजुअल P&L ये दिखाना है ही नहीं हम लोग को यहां से दिखाना है. ओके, सो विल स्टार्ट. So this is Kathmandu and Nepal solution. एकदम सिंपल है एंड एग्जाम में आया तो डायरेक्टली 10 मार्क्स को आएगा ये क्वेश्चन. सो हाथ में के मार्क्स है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो हम लोगों को क्या क्या दिखाना है वो लिखते, एक एक करके लिख देते हैं. So we'll start with these. ठीक है, so हम लोग को करना है सेल प्रोसीड्स, एडजस्ट नेट एसेट एट डिस्पोजल. ठीक है, एडजस्ट गुडविल एट डिस्पोजल एंड एडजस्ट NCI एट डिस्पोजल. ठीक है, तो सेल प्रोसीड तो दिया है ऑलरेडी इन लोगों ने प्रॉब्लम में देख के बता दो मेरे को. How much is the sale proceed at disposal? 2 lakhs. 2 lakhs दिया है, अपना रिक्वायर्ड में दिया है. देखो
Kathmandu sold its holding in Nepal on 1st July 2019 for 2 lakhs. So we'll start our answer with 2 lakhs. Net asset at disposal working note 1, goodwill at disposal working note 2, and NCI at disposal working note 3. Therefore मिलेगा gain or loss. Okay, ठीक. So sale proceeds तो मिल गया. Now working note 1. Working note 1 is your net asset at disposal. Net asset at disposal. So पिछले प्रॉब्लम जैसे ये प्रॉब्लम में दिया है क्या देख लो. नेट असेट, वैल्यू ऑफ नेट असेट ऑन 1st जुलाई दिया है क्या देख लो. 110 वो नेट असेट कौन सी डेट पे है? डिस्पोजल डेट पे है या एक्विजिशन डेट पे है? Acquisition. हाँ, so on 1st Jan है ना वो, it is on acquisition date. So net asset at disposal is not directly given, is not directly given. So we'll calculate. Not directly given. So हम लोग calculate करेंगे. Okay. So net asset at disposal. Net asset कैसे calculate करेंगे हम लोग? Net asset brought forward. Correct. Net assets brought forward. Okay. Add your share of profit. Add share of profits till disposal. Add the share of profits. किसके प्रॉफिट शेयर करेंगे लोग? सब्सिडरी का, ऑफ सब्सिडरी कंपनी. टिल डिस्पोजल एंड लेस डिविडेंड पेड इफ एनी. लेस डिविडेंड पेड टिल डिस्पोजल. पेड टिल डिस्पोजल. सो डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी. पेड बाय सब्सिडरी टिल डिस्पोजल. ठीक है. वी आर ऑल डूइंग दिस फ्रॉम सब्सिडरीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो देखते हैं. नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड. नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड क्या करेंगे उसमें? शुड वी टेक 1,10,000 और वी नीड टू कैलकुलेट दैट? Calculate. हाँ, बिकॉज पे अटेंशन ना, नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड अगर उसी साल में रहता, इफ इट वाज इन 2019 तो वी कुड हैव स्टार्टेड विद 1,10,000. अगर ये बोला रहता ऑन 1st जनवरी 2019 नेट असेट्स वेर 1,10,000 तो नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड इज 1,10,000. ठीक है. पर अगर ये डेट्स अलग अलग है, 2015 को एक्विजिशन हुआ है, करेक्ट, तो नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड मींस आई हैव टू कैलकुलेट नेट असेट्स ऑन 1st Jan 2019. करेक्ट. नेट असेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब मेरे को करना पड़ेगा नेट असेट्स ऑन 1st Jan 2019. ओके. हम लोग को जो दिया है वो 2015 का दिया है. तो अगर नेट असेट्स दिया नहीं है तो कैसे निकालते हैं? हम लोगों को पता है ऑलरेडी. इफ नेट असेट इज नॉट गिवन, हाउ डू कैलकुलेट दैट? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट, एंड प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. याद आ रहा है ना? अगर नेट असेट दिया नहीं है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है क्या? देखो, नेपाल का सब्सिडरी कंपनी का 50,000 दिया हुआ है. एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन 1st Jan 2019 किधर दिया है क्या? देखो, Yes, sir. 80,000. correct. Retained earnings, they have given Nepal had retained earnings of 80,000 on 1st Jan 2019. So that will be what? That will be your equity share capital 50,000, correct, plus reserves and surplus 80,000, and plus fair value adjustment is not there. They are not given anything about fair value adjustment. Depreciation के बारे में नहीं दिया उन लोगों ने, and fair value adjustment के बारे में भी नहीं दिया है, correct. So that will be what? That will be 50 plus 80. Understood why I didn't take 1,10,000 as net assets brought forward? Yes, sir. Okay, so net assets brought forward is 1,30,000 because 1,10,000 was on 1st Jan 2015. 4 साल पहले का था. तो मेरे को इस साल के ओपनिंग का ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट चाहिए था. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट विल बी योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. तो
तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है यहाँ पे 50,000, रिटेन अर्निंग्स ऑन 1 Jan 19 दिया है 80,000, ओके, एंड देयर इज नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, सो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज 0, तो हो गया 50 + 80 1,30,000. Okay, so that is the logic behind that net assets brought forward. Okay, now add share of profits of subsidiary till disposal. तो सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट कितना है, इस साल का प्रॉफिट कितना है सब्सिडरी का? $36,000. 36,000 है. नेपाल का टोटल प्रॉफिट हो गया ना, नेपाल का टोटल प्रॉफिट 36,000 है. ओके, नाउ पे अटेंशन ना गाइस. सो शुड आई राइट हियर 36,000? शुड आई राइट हियर 36,000 or should I write only till the point of disposal? For 6 months. Only till For only disposal. Correct, because we have specifically said that share of profits of subsidiary only till disposal we want. Correct. So PAT of subsidiary was 36,000 for entire year. 36,000 for entire year. Correct. हम लोग क्या चाहिए? हम लोग को सिर्फ डिस्पोजल चाहिए. डिस्पोजल वाज मिड ईयर, डिस्पोजल वाज आफ्टर 6 months. आफ्टर 6 months तो हम लोग यहाँ पे कितना दिखाएंगे? हम लोग दिखाएंगे 36,000 इंटू 6/12 इंटू 6/12. लॉजिक इज दिस. See if it is clear. So 36,000 was the PAT for the subsidiary for the entire year, but we have disposed after 6 months, so we'll take share of profits of subsidiary only till disposal date. Only till disposal date. 36,000 into 6/12, 18,000. Now dividend paid by subsidiary till disposal दिया है क्या? देखो So 10,000. 10,000, तो 10,000 लेंगे या 10,000 इंटू 6/12 करेंगे? 6/12. नहीं करेंगे 6/12. डेट देखो, डिविडेंड कब पे किया है? डिविडेंड इज पेड बिफोर डिस्पोजल ना. डिविडेंड इज पेड बिफोर डिस्पोजल. They have said Nepal had paid a dividend of 10,000 on 31st March 2019. So I want all dividend paid till 1st July 2019 ना. तो मार्च तो जुलाई के पहले आएगा. करेंगे नहीं करेंगे 6/12. करेक्ट. So dividend was paid. Dividend of 10,000 was paid when? In March 2019. Okay, that is before disposal. Before disposal. तो हम लोग पूरा का पूरा ले लेंगे. So entire 10,000 will be deducted. ठीक है. 10,000 का 70% मत लो, बिकॉज हम लोग पेरेंट के हाथ में नहीं देख रहे, हम लोग सब्सिडरी के हाथ का डिविडेंड देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, वी आर नॉट लुकिंग इन पेरेंट कंपनीज हैंड, वी आर लुकिंग डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी. पेरेंट कंपनी के हाथ में जब करेंगे, विल टेक ओनली 70% ऑफ दिस 10,000 इन पेरेंट कंपनीज इन्वेस्टमेंट इनकम. पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट इनकम में से हम लोग डिविडेंड कितना लेस करेंगे? 8,000 माइनस 70% ऑफ 10,000. ओके, बट यहाँ पे हम लोग सब्सिडरी कंपनी के हाथ में निकाल रहे हैं. सो डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी विल बी एंटायर 10,000, नॉट 70%. See if you understood all these three logics. So therefore we'll get what? We'll get net asset on disposal. Net asset on disposal will be 1,30,000 plus 18 and minus 10. So 1,38,000 will be net asset on disposal. 1,38,000 will be net asset on disposal. Okay, and net asset on acquisition दिया है उन लोग ने निकाल के. Net asset on acquisition दिया है उन लोग ने निकाल के. कितना दिया था? Fair value of Nepal's net asset was 1,10,000. करेक्ट ना? 1,10,000. मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा?
Post acquisition. Post Post acquisition profit. Okay, so doubt is dividend paid is added or subtracted? Subtracted ना, यहाँ पे sum लिया इसलिए मैंने क्या किया, इन तीनों का sum लिया, ठीक है? It is already in negative. Dividend paid is already in negative. So the difference between these two, will be your post acquisition profit. Post acquisition profit will be 1,38,000 minus 1,10,000, 28,000. 70% जाएगा तुम्हारा पेरेंट को एंड 30% जाएगा तुम्हारा एनसीआई को. सो वर्किंग नोट 1 हो गया. वर्किंग नोट 1 इज नेट एसेट ऑन डिस्पोजल इज 1,38,000. यहाँ पे 1,38,000 लिख देंगे, 1,38,000 लिख देंगे, 1,38,000. ठीक है. एनी डाउट टिल हियर गाइस? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? पूछ लो. ओके ठीक है चलो. तो वर्किंग नोट 2 देखते हैं. वर्किंग नोट 2 और 3 तो आता है अपने को. वर्किंग नोट 2 एंड 3 तो सिंपल है, हम लोग ने बहुत बार किया है. गुडविल, गुडविल का क्या रहता है अपना? फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, करेक्ट. एड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई, देयरफॉर टोटल पेएबल अमाउंट मिलेगा, उसमें से लेस नेट असेट ऑफ सब्सिडरी, नेट असेट ऑफ सब्सिडरी on acquisition, and therefore goodwill, less impairment. Okay, so that is dividend is paid till March, not July. तो ठीक है ना. तो dividend उन्होंने कब पे किया? They have paid the dividend in March. They have paid dividend in March. So there is no dividend after March. There is no dividend from March to July. Ignore कर दो. Okay. They have paid a dividend of 10,000 on 31st March. Okay, I wanted dividend up to the date of disposal. Okay, so for example, if this was dividend was paid on 31st October 2019, Nepal paid a dividend of 10,000 on 31st October 2019. तो क्या क्या रहता फिर? 10,000 into 6/10 किया रहता अपन ने, करेक्ट ना? वी वुड हैव डन 10,000 into 6/10 बिकॉज अक्टूबर तक 10 months और हम लोगों को चाहिए था 6 महीने तक का. ओके, बट हियर दे हैव सेड नेपाल हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 10,000 ऑन 31st March 2019. सो मार्च से जुलाई कुछ डिविडेंड पे नहीं किया है. सो अप टू डिस्पोजल दे हैव ओनली पेड 10,000 का डिविडेंड. ओके, सो डिविडेंड को 6/12 नहीं करना है, पूरा का पूरा डिविडेंड हम लोगों को लेना है. इज दिस क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट. सो लेस इंपेयरमेंट करेंगे. लेस इंपेयरमेंट विल गेट द नेट गुडविल, नेट गुडविल. सो फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन दिया है प्रॉब्लम में. 70% शेयर्स के लिए कितना पे किया अपन ने? 1 लाख. 70% शेयर्स के लिए पे किया है 1 लाख. ओके, एंड एट दैट डेट फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में निकाल के. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 40,000. सो ये है फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 1 लाख. 1 लाख. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 40,000, करेक्ट. एंड नेट एसेट भी पता है हम लोगों को, नेट एसेट ऑन एक्विजिशन पता है हम लोगों को 1,10,000. सो टोटल पेएबल था, टोटल पेएबल वाज 1 लाख प्लस 40,000. 1,40,000 is the total payable. 1,40,000 is total payable. Less net assets of subsidiary on acquisition is given in the problem 1,10,000. Fair value of Nepal's net asset was 1,10,000. So goodwill will be what? Goodwill will be your 30,000. Goodwill will be 30,000. 1,40,000 minus 1,10,000. Okay. And they have said in the problem, goodwill has not been impaired. So impairment 0. So net goodwill will remain 30,000. Net goodwill will remain 30,000. Okay. यहाँ पे ले लेते हैं net goodwill 30,000. Net goodwill is 30,000. Okay. And NCI disposal भी अपने को आता है. We have done enough practice of that also NCI.
So working note 3. NCI will be what? Will be your NCI payable. NCI payable. Add share of post acquisition profit. Share of post acquisition profit. And less share of loss, if any. Share of loss. तो NCI payable पता है हम लोगों को, NCI payable दिया है उन लोगों ने 40,000 प्रॉब्लम में. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाला था हम लोग ने. पोस्ट एक्विजिशन 8,400. बराबर 28,000 का 30%, 8,400. 28,000 वाज और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ना. यहाँ पे असेट ऑन डिस्पोजल माइनस असेट ऑन एक्विजिशन, दोनों का डिफरेंस विल बी पोस्ट एक्विजिशन, एंड उसका 30% एनसीआई को जाएगा. सो 28,000 इंटू 30% गोज टू एनसीआई. ओके. इम्पेयरमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो इम्पेयरमेंट का शेयर भी कुछ नहीं है. सो दिस विल बी 40,000 प्लस 8,400. ठीक है. सो 48,400 इज माय एनसीआई अमाउंट. $48,400 is the NCI amount. एंड NCI हमेशा हम लोग निगेटिव में लिखेंगे. सॉरी, ये अगर हम लोग लेस और ऐड करें तो ये पॉजिटिव में लिखेंगे, एंड ये दोनों अपना निगेटिव में लिखेंगे. सो दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल आल्सो बी निगेटिव. ओके. असेट साइड मतलब क्या हो गया? असेट साइड मतलब निगेटिव में हो गया, एंड लायबिलिटी साइड मतलब पॉजिटिव में हो गया. So NCI at disposal appears in the liability side, तो positive. Goodwill appears in the asset, तो negative. Net asset at disposal appears in the asset, so negative. So gain or loss. Gain or loss will be what? Is the sum of all of these. Is the sum of all of these. Sale proceeds में से ये सब adjust किया, you will get our entire gain or loss. So 80,400 is our gain or loss. ठीक है, डन. ये गेन और लॉस कहां पे दिखाना है? shown in consolidated P&L after operating profit. Shown in consolidated P&L after operating profit. ठीक है. तो कंसोलिडेटेड P&L भी दिया है उन लोग ने, करेंगे हम लोग फिर. विल शो द कंसोलिडेटेड P&L. तो यहां तक कोई डाउट है क्या? देख लो. एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. ठीक है, चलो बढ़ते आगे. सो नाउ विल शो कंसोलिडेटेड P&L. कंसोलिडेटेड P&L. ठीक है. पेरेंट कंपनी का 100% आएगा. पेरेंट कंपनी का जो भी है 100% आएगा. सब्सिडियरी का कितना आएगा? तो 6 months का बराबर 6/12 आएगा. 6 months आउट ऑफ 12 months. बिकॉज सब्सिडियरी का हम लोग सिर्फ डिस्पोजल के डेट तक दिखाएंगे. डिस्पोजल इज इन 6 months. सो पूरा P&L 1 साल का होता है, तो हम लोग सब्सिडियरी का सिर्फ 6/12 दिखाएंगे, दैट इज 50% दिखाएंगे. ओके. लेट अस सी व्हाट इज द P&L. रेवेन्यू पूरा का पूरा आएगा, नो प्रॉब्लम. सो पेरेंट का रेवेन्यू पूरा आएगा. रेवेन्यू विल बी पेरेंट का एंटायर कितना था? पेरेंट का 5,53,000 पूरा आएगा, और सब्सिडियरी का 4,50,000 का सिर्फ 6/12 आएगा. So that will be 5,53,000 plus 6/12 of 4,50,000. ठीक है. तो कितना हो गया? 5,53,000 प्लस 4,50,000 का हाफ, 2,25,000. 7,78,000 हो गया रेवेन्यू. रेवेन्यू में आगे क्या दिया है उन लोगों ने? डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है. दे आर नॉट गिवन कॉस्ट ऑफ सेल्स, दे आर डायरेक्टली गिवन ऑपरेटिंग कॉस्ट. सेम लॉजिक फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट. 4,50,000 पूरा आएगा, एंड नेपाल का हाफ आएगा.
4 lakhs का half. So that will be operating cost will be 4,50,000 plus 6 by 12 of 4 lakhs that will be 4,50,000 plus 2 lakh. 6,50,000 is my operating cost. So operating profit कितना आएगा? Operating profit will be 7,78,000 minus 6,50,000. Operating profit will be 1,28,000. इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी हम लोग एडजस्ट करेंगे एड गेन ऑन डिस्पोजल जो हम लोग ने निकाला था ऊपर. हाउ मच वाज आवर गेन ऑन डिस्पोजल? 80,400. करेक्ट. वो यहाँ पे ऐड करेंगे. एड गेन ऑन डिस्पोजल एज कैलकुलेटेड. ठीक है. ओके नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट इनकम 8,000 दिखा है. इन्वेस्टमेंट इनकम is showing as 8,000. How much will we show? Okay, I think there is a doubt. In adjustment, we are showing goodwill at disposal, but we calculated goodwill at acquisition. Goodwill at acquisition minus impairment gives me goodwill at disposal. Okay, goodwill at acquisition minus impairment up to disposal will give me goodwill at disposal. ठीक है ना? Okay, next. So now investment income is 8,000. So should I show the entire investment income over here? Investment income 8,000 दिखाऊंगा क्या पूरा? No, sir. कितना दिखाएंगे? No, sir. 8,000 में से minus 1,000. dividend received from subsidiary company. Dividend received from subsidiary company less करेंगे. Correct? So 8,000 minus dividend received from subsidiary company by parent company is not 10,000. 10,000 नेपाल का पूरा डिविडेंड था. 10,000 था. पैरेंट कंपनी को कितना मिलेगा? 70% ऑफ 10,000 क्योंकि पैरेंट कंपनी का होल्डिंग 70% है. सो पैरेंट कंपनी को मिलेगा माइनस 70% ऑफ 10,000 So if this is clear. $1,000 will be the investment income that will appear. क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम में अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में वही लॉजिक है कि डिविडेंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द कंसोलिडेटेड P&L. ठीक है. सो नेपाल ने टोटल डिविडेंड पे किया 10,000. ओके, बट हम लोगों को कितना मिला? इंट्रा ग्रुप डिविडेंड पेड इज 70% ऑफ 10,000. सो दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस 8,000. ओके. So therefore, we will get what? We will get profit before tax. Profit before tax will be this amount plus this amount plus this amount. That is my PBT. 2,09,400 is the PBT. Less tax. Tax का भी same logic. Tax will be how much? Tax will be 40,000 पूरा आएगा and 14,000 का half आएगा. So that will be tax will be 40,000 plus 6 by 12 of 14,000 correct. So that will be 40,000 plus 7,000 47,000. Okay, and also will show less tax on gain on disposal, but we don't know the tax rate. Tax rate not given. Tax rate is not given. तो हम लोग नहीं निकालेंगे. हम लोग not applicable करके लिख देंगे. मतलब technically we are correct. So technically अपना बराबर शो कर दिया अपन ने. Tax rate is not given तो हम लोग tax on gain on disposal निकाल नहीं पाएंगे. We cannot calculate. So PAT will be what? Profit after tax. मिल गया अपना. Profit after tax will be this amount minus tax. 1,62,400.
That is my fact. That is my fact. Okay. Yes, sir. So that is my group disposal. That is the concept of group disposal. ठीक, इसमें कोई डाउट है क्या? देख लो, किसी को पूछ लो डाउट्स. ठीक है. सो डिस्पोजल में इतना ही आएगा तुम लोगों को. You will only have 100% disposal for numericals. You will only have 100% disposal for numericals. ठीक. अच्छा चलो, just let me just tell me one thing. अगर 80% डिस्पोजल है तो क्या करोगे तुम लोग? हर चीज का 80% निकालेंगे. परफेक्ट. जो फाइनल अमाउंट निकालोगे उसका हर चीज का 80% निकालोगे तुम लोग. You will calculate 80% of that. और वही जाएगा आगे जाके बस. हाँ हाँ. So just in case if they give partial disposal, you should know how to calculate for partial disposal as well. ठीक. So now we have completed all concepts of consolidation. Okay, from your study text. This is only from study text. यहाँ पे एग्जाम किट का कुछ भी सॉल्व नहीं किया मैंने अभी तक. Okay, this is entirely from study text. तो अभी 2 दिन तुम लोग पढ़ लो ये सब चीजें. Okay, सैटरडे को एग्जाम किट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग. We'll solve one problem from exam kit on Saturday, and then Monday से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर. And then when we are back, when we are done with interpretation chapter, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. We'll come back to your consolidation का exam kit questions. Okay. ठीक है. सैटरडे को इंटरप्रिटेशन चालू करना है फिर. इससे पहले होमवर्क करेंगे तो डाउट्स भी तो होंगे. सैटरडे हाँ, को ले ठीक लेंगे. है, चलो. So I want everyone's homework submitted. I want everyone's homework submitted. सबका एक्सेल शीट मेरे को चाहिए सैटरडे तक. Otherwise I am not going to admit you guys in the classroom. Okay, चलो. आज के लिए इतना ही करते हैं फिर. I'll upload this on the Google Drive and recording भी भेज देता हूँ तुम लोगों को. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, no problem. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. I'll end the meeting.